हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा प्रभावित होने वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको कंसिडर करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा किस तरह से प्रभावित होती हैं। हम सबसे पहले इसमें सॉल्युबिलिटी को लेते हैं। आपको मालूम है, हमने सॉल्युबिलिटी के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी समान को घोलता है। जो कंपाउंड्स पोलर हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बाय नेचर नॉन पोलर होते हैं वो भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी के कारण एल्कोहल्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसमें हम डायग्राम में यहाँ देख पा रहे हैं, ये एल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड शो किया हुआ है। इसमें O और H के बीच में जो डॉटेड लाइन है वो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये देखो कि कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये सॉल्युबल होते हैं। अब हम शुगर्स को यदि लें तो शुगर्स में कई सारे OH ग्रुप होते हैं जो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से शुगर्स जो होती हैं, जैसे फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ये सभी कोवेलेंट कंपाउंड होने के बाद भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब देखिए, डाइमिथाइल ईथर भी वाटर में पूरी तरह से सॉल्युबल है, लेकिन डाइमिथाइल सल्फाइड जो है वो जल में सॉल्युबल नहीं होता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, लेकिन डाइमिथाइल सल्फाइड में सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। तो यहाँ देखो, हम एग्जांपल देख रहे हैं डाइमिथाइल ईथर का, जिसके अंदर इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप से जुड़े हुए ऑक्सीजन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ में ईथर बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से अब हम यदि पिरिडीन का एग्जाम्पल लें, पिरिडीन देखो, बेंजीन में यदि नाइट्रोजन एटम लगा दिया जाए तो वो पिरिडीन हो जाएगा, लेकिन पिरिडीन बेंजीन कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। लेकिन पिरिडीन, चूँकि इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन लगा हुआ है, उसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन के साथ इस तरह से, ये देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पर हमको ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से कैसा हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। अब देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे कंपाउंड का जिसके अंदर प्रत्येक 3 कार्बन एटम के ऊपर एक ऑक्सीजन एटम लगी हुई है। तो इसमें जो ऑक्सीजन एटम लगी हुई है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके सॉल्युबल हो जाती है। तो अब देखो, ये डाईइथाइल ईथर अपन लेते हैं, तो डाईइथाइल ईथर को यदि देखें तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है। लेकिन यदि हम डाईऑक्सेन का मॉलिक्यूल लेते हैं, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये डाईऑक्सेन का मॉलिक्यूल, इसके अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसके अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि यहाँ पर
हर 3 कार्बन के ऊपर एक एक ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जिसकी वजह से डाइऑक्सेन जैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी वाटर में सॉल्युबल है। अब देखो इथाइलिन, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, इन सब में भी एक से ज़्यादा OH समूह होते हैं। एक से ज़्यादा OH समूह होने के कारण इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अधिक होती है, इसलिए ये दोनों भी कंपाउंड कैसे होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हम कुछ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की सॉल्युबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं फैटी एसिड्स का। फैटी एसिड्स वैसे वाटर इनसॉल्युबल हैं, लेकिन ये क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल हो जाते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। अब क्लोरोफॉर्म में इनके सॉल्युबल होने का रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि यदि आप क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि कार्बन के साथ में 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये क्लोरीन परमाणु हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका -I इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दिस कार्बन शिफ्ट हो जाते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में अच्छे से अपने आप को कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म में ये सॉल्युबल हो जाता है। अब देखो एसिटिलीन है। एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन यदि इसी एसिटिलीन को एसीटोन में डिज़ोल्व किया जाए तो वो आसानी से सॉल्युबल हो जाती है, क्योंकि इसमें देखो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ ये एसीटोन के साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जिससे कि ये सॉल्युबल हो जाती है आफ्टर बीइंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी के बाद हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी विस्कोसिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की विस्कोसिटी कैसे इससे वेरी करेगी हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये अपन देखते हैं। कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के जितने ज़्यादा सेंटर्स अवेलेबल होंगे, यानी उनके अंदर जितने हाइड्रोजन एटम अवेलेबल होंगे जो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या बना सके, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, उनमें उतना ही ज़्यादा एसोसिएशन होगा और उनकी विस्कोसिटी उतनी अधिक हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि विस्कोसिटी एसोसिएशन की वजह से बढ़ती जा रही है। तो अब देखो ये जो यहाँ सीरीज़ दे रखी है, इसमें हमने कुछ कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में विस्कोसिटी को शो किया है। यहाँ पर डाई मिथाइल ईथर, फिर मिथाइल अल्कोहल, फिर वाटर मॉलिक्यूल, और इस तरह से आप देख रहे हो कि ये ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल कंपाउंड्स में विस्कोसिटी यदि देखें तो इसी क्रम में बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट इसकी हम प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कंपाउंड्स की जो एक्सप्लेन कर सकते हैं वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइपोल मोमेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जो कि डाइपोल को शो करता है। ठीक है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब यदि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उससे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ जाएगी। अब जब पोलैरिटी बढ़ेगी तो उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान भी बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पर अपन इस टेबल में कुछ वो देखते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज़ किस तरह से बढ़ती हैं। हम सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं डाई मिथाइल ईथर का। डाई मिथाइल ईथर जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हमने यहाँ पर एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसकी वैल्यू है 5.02। फिर मिथाइल अल्कोहल देखते हैं, इसके लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 32.63 है और
ये शो कर रखा है। और इसके बाद हम आते हैं वाटर पे। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान काफ़ी हाई है, वो 78.54 है। इसके बाद हम इनके डाइपोल मोमेंट के मान देखें तो देखो ये 1.30 है, 1.68 है, 1.84 है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बढ़ते जाने से इनके डाइपोल मोमेंट के मान भी बढ़ते जा रहे हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के सेंटर्स बढ़ रहे हैं। डाईमिथाइल ईथर में एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है जिसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया जा सके, ये देखो। जबकि मिथाइल अल्कोहल में एक हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या होती है उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर इन वैल्यूज़ के इंक्रीज़ होने की संभावना होती है। अब ये जो इनकी स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो लीनियर भी हो सकती हैं, ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, कैसी भी इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकती है। तो इस तरह से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में शो नहीं होती, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती हैं। उम्मीद है आपको इसमें दी हुई प्रॉपर्टीज़ को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्ड से आगे क्या जानकारी ले सकते हैं वो देखेंगे। थैंक यू।